हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत ही ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपकी ही तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ख़ासकर ये जो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन से जो रिलेटेड कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो लाया गया है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। कम से कम इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन तो अवश्य एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, जो कि हो सकता है तो यही वीडियो से आ सकता है। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा देखते हैं या फिर थोड़ा देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पीजीटी लेवल का वीडियो है। तो ये स्टार्टिंग में अगर कम या फिर बहुत ही कम वीडियो देखिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए इसको पूर्ण रूप से देखिएगा तो अच्छी समझ में आएगी और आप जो है एग्ज़ाम में ज़रूर, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा, पूरे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिना स्किप किए संपूर्ण वीडियो को देखिएगा। तो ठीक है, तो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हेलो एल्केन में हेलोजन किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा होता है? यानी एक कंपाउंड है जो कि हेलो एल्केन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि हेलोजन परमाणु जो होता है वो किस प्रकार के कार्बन से जुड़े होते हैं। जिसमें ऑप्शन दे रखा है sp, ऑप्शन बी दे रखा है sp2, ऑप्शन सी दे रखा है sp3, ऑप्शन डी दे रखा है sp3d। तो इसमें से सबसे मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, इसमें से आपको जानना होगा कि sp3 होता क्या है, sp होता क्या है, sp2 होता क्या है और sp3d क्या होता है। ये जो है कार्बन का प्रसंकरण है, यानी ये क्या है? कार्बन का प्रसंकरण है, जो कि दिखाता है कि हेलो एल्केन में जो हेलोजन परमाणु होता है वो किस प्रसंकरण वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो वो क्या होता है? sp3। जैसे देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए, ये जो अपना हो गया हेलो एल्केन, ये क्या है? हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। अब इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं इस कार्बन की जो प्रसंकरण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो sp3 हो जाएगी। और यही sp3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है कौन? तो ये जो है, ये जो क्लोरीन है जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? sp3। चलिए, तो मैं अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो क्या है? वो है हेलो एल्केन में हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा होता है? सॉरी, यहाँ बोला जा रहा है हेलो एरीन में, यानी हेलो एरीन में हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है? sp3, ऑप्शन बी कह रहा है sp2, ऑप्शन सी कह रहा है sp, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? sp3d। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात sp2। अब देखिए, इसके लिए क्या व्याख्या हम कर सकते हैं? तो जो हेलो एरीन होता है वो क्या होता है? तो बेंजीन रिंग से जुड़ा क्लोरीन परमाणु होता है। बेंजीन रिंग से जुड़ा क्लोरीन
परमाणु होता है। अब देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा। अब वो कैसे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो होगी कार्बन परमाणु का सिग्मा बॉन्ड, वो हो जाएगा 1, 2 और 3। इस प्रकार से इस कार्बन की जो, यानी यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी इस कार्बन का प्रसंस्करण जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, sp2। इसीलिए यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, CCl यानी कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन बंध की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है। यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंध है, उसमें बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है। और इसमें मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए CH3Cl, ऑप्शन बी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ऑप्शन सी है C6H5Cl और ऑप्शन डी क्या है, C2H5Cl। अब देखिए, इसमें हमको क्या देखना है, बंधन ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी। अब हम इसमें जो देखेंगे, वो जो अपना यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी। अब देखिए, इसका आंसर हम जान लेते हैं कि इसका आंसर सी ही क्यों होगा। अब यहाँ पर जो C6H5Cl जो है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये अपना हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, अब इसमें ये जो कार्बन है, वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, तो रेजोनेंस की वजह से जो है ये अधिक अस्थायी होता है। इसलिए इस बेंजीन से जो है इस क्लोरीन को हटाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी इस बेंजीन से, ये जो अपना बेंजीन है, यानी इस बेंजीन से जो है, ये जो अपना बेंजीन है, इससे इस क्लोरीन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये Cl और ये C के बीच का जो बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है इसका व्याख्या किया गया है, अनुनाद के कारण बंध आंशिक द्विबंध जैसा हो जाता है, जिस वजह से क्या हो गया, यह जो है अधिक मजबूत हो जाता है। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन है, वो क्या है कि निम्न में से कौन SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक निम्न में से कौन SN अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ऑप्शन ए कह रहा है CH3Cl, ऑप्शन बी कह रहा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ऑप्शन सी कह रहा है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और ऑप्शन डी कह रहा है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। यानी ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो हम देख इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये मेरा राइट आंसर है। यानी टर्शियरी एल्काइल जो होगी, वह क्या हो जाएगी, तो इसकी जो है, यानी SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक अनुकूल होगी। तो इस प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में बोला जा रहा है। ऊर्ज अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु क्या होता है, यानी
किस धातु का उपयोग किया जाता है ऊर्जा अभिक्रिया के लिए? ऑप्शन ए कह रहा है पोटेशियम, ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? जिंक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात सोडियम। ये जो है उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऊर्जा अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु कौन सी हो जाएगी? तो सोडियम हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सी होगी? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी PCl5, ऑप्शन सी SOCl2 और ऑप्शन डी क्या है? सभी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी HCl, PCl5, SOCl2 ये तीनों जो है एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप एवं दाब पर अभिक्रिया करके क्या देता है? यानी यहाँ पर आंसर क्या हमसे पूछा जा रहा है? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप एवं दाब पर कराई जाएगी तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी उत्पाद जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है बेंजीन, ऑप्शन बी कह रहा है फिनॉल, ऑप्शन सी कह रहा है एनिलीन और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? टॉल्यून। तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? ये हो जाएगा फिनॉल। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। इसे देख लीजिए क्लोरोबेंजीन ये हो जाएगा, ये हो गया ये हो गया क्लोरोबेंजीन और जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपस में मिलकर के अलग हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी ये हो गया बेंजीन में OH आ गया और प्लस में NaCl। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फिनॉल हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर। हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिन होने का कारण क्या है? यानी किस कारण से हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिन होता है? इसमें ऑप्शन ए कह रहा है प्लस आई प्रभाव, ऑप्शन बी कह रहा है माइनस आई प्रभाव, ऑप्शन सी कह रहा है अनुनाद और ऑप्शन डी जो है छूटा हुआ है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। तो अब बताइए कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं ये अनुनाद, यानी अनुनाद के कारण ही हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बहुत कठिन होता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है? निम्न में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है? ऑप्शन ए RCl, ऑप्शन बी RMgX, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी ROH। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? RMgX। यही क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। RMgX मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से 10 नंबर क्या कह रहा है? एल्कील हैलाइड का अपचयन करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाएगी, अर्थात जब एल्कील हैलाइड का अपचयन करवाया जाएगा तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी अल्काइन, ऑप्शन सी अल्केन और ऑप्शन डी क्या है? एल्कोहल। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्केन। यानी जब एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एल्केन। ठीक है। अब देखिए एल्कीन के लिए क्या पहचान है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए,
एल्काइन के लिए क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और एल्केन के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, तो क्रियाशील समूह के रूप में OH लगा होना चाहिए। तो आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा जो कि आगे काम दे सकता है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 11 नंबर क्या कह रहा है, तो हम लोग कह रहा है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया तंत्र कार्बोकेटायन बनाता है, यानी कौन सी अभिक्रिया तंत्र है जो क्या करता है, कार्बोकेटायन बनाता है। ऑप्शन ए SN2, ऑप्शन बी E2, ऑप्शन सी SN1, ऑप्शन डी फिंकलैंड। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, आंसर हो जाएगा सी, यानी SN1, अर्थात SN1 ही जो है, जो कि 2 स्टेप में होता है, जिसमें से क्या निर्माण होता है, यानी कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है फिंकलैंड अभिक्रिया में प्रयुक्त लवण है, यानी फिंकलैंड अभिक्रिया में किस लवण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है NaCl, ऑप्शन बी कह रहा है NaBr, ऑप्शन सी कह रहा है Na। अब देखिए इसमें ऑप्शन डी छूटा हुआ है, तो हम ऑप्शन डी के रूप में ले लेते हैं एक Ki, क्या ले लेते हैं, Ki, जो कि पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम आयोडाइड। यानी फिंकलैंड अभिक्रिया में कौन सी लवण का उपयोग किया जाता है, यानी फिंकलैंड अभिक्रिया में कौन सी लवण का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। अर्थात हमको अब जानना है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा। ऑप्शन ए कह रहा है बेंजीन, ऑप्शन बी कह रहा है फिनॉल, ऑप्शन सी कह रहा है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी कह रहा है टॉलिन। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टॉल्विन। टॉल्विन जो है, सॉरी, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी जब क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, क्या कह सकते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये याद रखिएगा। देखिए ये रिएक्शन इस प्रकार से होता है, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो C6H5Cl, और जब इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अर्थात C6H5MgCl, C6H5MgCl, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यानी फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यही जो है प्राप्त होता है। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें से अपना अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से सबसे तीव्र SN2 अभिक्रिया कौन करेगा। ऑप्शन ए CH3Br, ऑप्शन बी CH3 का होल थ्राइस CBr, ऑप्शन सी C6H5Br, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है, सेकेंडरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CH3Br। ये याद रखिएगा, निम्न में से सबसे तीव्र SN2 अभिक्रिया कौन करेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3Br, अर्थात क्या हो गया, मैथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, मैथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, जो कि SN2 अभिक्रिया में भाग लेगा, अर्थात SN2 अभिक्रिया करेगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी हेलो एरिन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में मतलब कौन सी उत्पाद प्राप्त होती है। यानी जब हेलो एरिन जो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है,
जिसमें से ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑर्थो परा निर्देशक होते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनाते हैं उसमें से जो कुछ अन्य जो चीज जुड़े होते हैं वो क्या ऑर्थो परा निर्देशक में होते हैं, या मेटा निर्देशक में होते हैं, या निष्क्रिय होते हैं, या तटस्थ होते हैं। तटस्थ मतलब क्या, न्यूट्रल होते हैं। ये हमको जो है देखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थो परा निर्देशक होते हैं, यानी हेलो एरीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में क्या होते हैं, तो ऑर्थो परा निर्देशक होते हैं। यानी ओ का मतलब क्या हो जाता है, ऑर्थो, यानी ये ओ का अर्थ क्या हो जाता है, ऑर्थो, और पी का अर्थ क्या हो जाता है, पैरा। पी का अर्थ क्या हो जाता है, पैरा, यानी इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्थो परा निर्देशक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अपना अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या जानना है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। ऑप्शन ए कह रहा है फ्लोराइड आयन, ऑप्शन बी कह रहा है क्लोराइड आयन, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमाइड आयन, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयोडाइड आयन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो हो जाएगा आयोडाइड आयन, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये 16वां क्वेश्चन था। अब हम जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है, 17वां। डीडीटी किस वर्ग का यौगिक है, यानी डीडीटी को हम जो है किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा एल्केन, ऑप्शन बी हो जाएगा एल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएगा हेलोकार्बन, और ऑप्शन डी क्या हो जाता है, कीटोन। तो डीडीटी किसके अंतर्गत आ जाता है, ये क्या है, हेलोकार्बन है। क्या है, हेलोकार्बन है। कैसे, अब देखिए डीडीटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो डीडीटी का फुल फॉर्म जान लीजिए। ये पहला डी का मतलब क्या हो जाता है, यानी ये जो पहला डी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। फिर जो अगला डी है, यानी इस डी का मतलब क्या हो जाता है, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। और इसका मतलब हो जाता है ट्राइक्लोरो, क्लोरो इथेन। क्या हो जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसे हम कर देते हैं। पहले तो जान लीजिए इथेन कहे थे इसलिए 2 कार्बन हो जाएगा, यानी 2 कार्बन क्या हो जाएगा, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब देखिए क्या कहे थे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, क्या कहे थे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। इसमें से पहले क्या कर लेते हैं, यानी दो दो फिनाइल ग्रुप जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, और इसमें अपना जो है Cl लग जाएगा। एक ये हो गया, फिर एक ये हो जाता है, एक यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल। क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब क्या कर रहा है, ट्राइक्लोरो, ट्राई यहाँ पर आ जाएगा 3 कार्बन, ट्राइक्लोरो Cl। और क्या हो गया, इथेन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन क्या हो जाएगा, इथेन। ये क्या हो गया इसका, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। तो चलिए इस प्रकार से हम जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न क्या हो जाएगा,
C6H5Cl का जल अपघटन क्यों है? जल अपघटन कठिन क्यों है? यानी C6H5Cl का जल अपघटन कठिन क्यों है? अब यहाँ पर C6H5Cl क्या हो गया? तो क्लोरोबेंजीन। अब जब हम क्लोरोबेंजीन को जल में घुलाते हैं तो ये नहीं घुल पाता है, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कम ध्रुवीयता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अनुनाद द्वारा स्थिरीकरण। ऑप्शन सी कह रहा है उच्च वाष्पशीलता। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कम घुलनशीलता। तो सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुनाद द्वारा स्थिरीकरण। क्या हो जाएगा? अनुनाद द्वारा स्थिरीकरण। तो इस प्रकार से 18वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अनुनाद द्वारा स्थिरीकरण। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एलिमिनेशन अभिक्रिया देगा? ऑप्शन ए CH3Cl प्लस NaOH जो कि इसका जलीय विलयन है। बी क्या कह रहा है? CH3CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? यही हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? क्लोरोमीथेन और अमोनिया गैस। इसमें से एलिमिनेशन अभिक्रिया कौन दे सकता है? ये कौन देगा? ये अपना इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH3CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH। यानी ये क्या हो जाता है? तो एलिमिनेशन अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात इसके लिए हमको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CH3CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH। तो इस प्रकार से अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हम यानी हेलो एल्केन में ध्रुवता का क्या कारण है? हेलो एल्केन में ध्रुवता का क्या कारण है? तो ये बता रहा है ऑप्शन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखिए आगे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्या है? तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? कार्बन और हेलोजन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ऋणात्मकता में अंतर, यानी कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? अनुनाद। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे ये जो हेलो एल्केन में ध्रुवता का जो कारण होता है वो क्या कारण है? तो कार्बन क्या है? कार्बन और हेलोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, साथ ही कार्बन और हेलोजन के बीच जो विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर है, यही अंतर की वजह से क्या होता है? तो हेलो एल्केन में ध्रुवता का कारण बनता है। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा? ध्रुवता उत्पन्न होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, जिसमें कितना क्वेश्चन की हम बात किए हैं? तो 20 क्वेश्चन की बात किए हैं। यानी इसमें कितना क्वेश्चन की बात किया गया है? तो 20 क्वेश्चन की बात किया गया है। अब मैं अगले वीडियो में इसके बाद का जो है क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि और भी मज़ेदार है। और ये अगर सारा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर लेते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं बस कम समय में ही जो है ये 20 क्वेश्चन लाया हूँ, और जो मेन क्वेश्चन है वो और आगे हैं, जो कि मैं अगले पार्ट 2 में लाऊंगा। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे उन सबों को भी ये वीडियो जो है अधिक काम आ सके, और वो भी इसको देख करके अपना ज्ञान को जो है बढ़ाएं। इस प्रकार से मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।